See beta, in previous class this question was your homework. Why H2O is liquid and H2S is gas at room temperature? This question was your homework. अब देखो इसको कैसे समझोगे आप, मैं आपको हिंट देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे और लिख भी लेना अभी साथ के साथ ही, इफ यू हैव नॉट रिटन। देखो H2S तो ये रहा, मैं यहाँ पे एक H2O बना देता हूँ इरेज करके टू मेक यू अंडरस्टैंड। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। H2O ये मैंने बना दिया, ठीक है जी। अब आप देखिए जो हमारा H2S है, वाई H2O इज लिक्विड। क्वेश्चन है कि जो वाटर है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, बट जो H2S है ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर है कि जो सल्फर है इसका साइज होता है बड़ा, साइज बड़ा होने से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वीक विद इट्स मॉलिक्यूल, ये बनाएगा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से अपने मॉलिक्यूल्स के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बट जो वाटर है, वाटर अपने मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऐसे समझ लो ओ एच एच। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना ये होगा स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। तो आप कुछ इस तरह से आंसर लिख सकते हो कि इन H2O ऑक्सीजन हैज स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, as a result it forms strong intermolecular hydrogen bonding, whereas in case of H2S sulfur has bigger size and low electron activity, as a result form weak bond, weak bond से molecule दूर हो जाएंगे and exist as gas। तो इसे बेटा आप लोग अभी अपनी कॉपी में इसे लिखिए, ये पूरी डायग्राम बनेगी। इफ यू हैव नॉट रिटन योर कॉपी, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपको मैंने होमवर्क दिया था और ये होमवर्क को अभी हमने कर लिया सॉल्व। दिस इज द आंसर। लो एक बार फिर से देखो एंड राइट। कह रहा है कि वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर। तो पहले आप बनाएंगे ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनी हुई है, जस्ट ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, उसमें प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से दिखाइए डॉटेड में। फिर आप लिखिए कि जो हमारा H2S है, इन H2S sulfur has small size and less electron activity. As a result, intermolecular hydrogen bonding is very weak and exist as gas. But in case of water, oxygen has small size and is highly electronegative and it forms strong intermolecular, यानी molecules के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। ये डॉटेड में जो है ना इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो एक्चुअल बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में जो इमेजिनरी बॉन्डिंग दिखाई है डॉटेड में, उसकी बात होती है। सो इसे आप कॉपी में लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके नीचे क्वेश्चन था राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल मतलब हीट, स्टेबिलिटी मतलब जो हीट से जल्दी ना टूटे। तो ये मैंने पिछली क्लास में समझाया भी था, एक बार दोबारा देख लीजिए। हाइड्राइड होता है हाइड्रोजन से जुड़ जाना, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो हाइड्राइड बन गया, सल्फर जुड़ गया तो हाइड्राइड बन गया। इसी तरह इस ग्रुप का हर मेंबर अगर हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो हाइड्राइड बन जाएगा। अब क्या होगा, ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, या बॉन्ड वीक होने का मतलब जल्दी टूट जाएगा। तो जल्दी टूट जाएगा ना वो लेस थर्मल स्टेबल होगा, यानी वाटर ज्यादा थर्मल स्टेबल है। तो हमने ऑर्डर बना दिया उल्टा कि वाटर इज मोर स्टेबल एंड ये वाला टी वाला और पीओ वाला आपका लेस स्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिख लो फटाफट। हाँ तो अब देखो जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का मैंने बताया दो फॉर्म्स होती हैं, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। सल्फर की जो अल्फा फॉर्म है उसे हम रोम्बिक सल्फर कहते हैं और बीटा फॉर्म को मोनोक्लिनिक, और इनकी हमने स्ट्रक्चर्स दी हुई यहाँ पे। S8 रोम्बिक को ऐसे क्राउन शेप में रिप्रेजेंट करते हैं और S6 को हम इस तरह से चेयर फॉर्म, इसे हम चेयर फॉर्म कहते हैं, और ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं दैट यू नीड टू लर्न। अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, क्योंकि इस केमिकल को यूज करके हमारे और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनते हैं
सो जस्ट कीप इन माइंड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनती है। सो आप इसे ध्यान में रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हम इसके और भी मॉलिक्यूल्स देखें तो इनकी स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से है। देखिए, जरा ध्यान से देखिए इन सारी स्ट्रक्चर्स को। इनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ध्यान से समझो इसे। दीज आर कॉल्ड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। देखो, ऑक्सीजन जुड़ा हो तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट है, ये वाले H2SO3 जिसे हम कहते हैं सल्फरस एसिड। इन यहाँ बेटा कॉपी में ड्रॉ कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। दो बार सल्फर है ना, तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड पर ऑक्सो। इसे ये दो, ये इसे परऑक्साइड टाइप में है तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड ओलियम। ओलियम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये जो चार स्ट्रक्चर्स हैं ऑक्सो सल्फर, मतलब ये सारे एसिड्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा और फिर आपका ये ओलियम कहीं कहीं पे यूज होगा। ओलियम का फॉर्मूला H2S2O7 और ओलियम का नाम क्या है? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। आप अपनी अगर एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो ये वहीं से लिया हुआ है ये टॉपिक। आप वहां से एनसीईआरटी बुक से आप इसे नोट कर लेना और याद कर लेना। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आ जाती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फॉर्मूले। तो इसी तरह से हमने फॉस्फोरस से रिलेटेड पढ़े थे, इसी तरह से ये यहाँ पे आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अब समझो, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड। मतलब ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होता है और इस केमिकल को यूज करके हमारे दूसरे केमिकल्स भी बनते हैं। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। अब देखो, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे प्रिपेयर करने के मेथड को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जिस मेथड से सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है, दैट मेथड इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इसको समझना, इसकी 3 स्टेप रिएक्शंस हैं, जरा ध्यान से समझना कैसे कैसे होता है, क्या है। सबसे पहला स्टेप, ये नोट कर लेना और साथ के साथ बेटा याद भी कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी, इजी है, याद हो जाएगा। सबसे पहला है कि सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं जिससे बनता है SO2। तो पहला स्टेप, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर इन द एयर टू फॉर्म SO2। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ SO2। जो SO2 है इसकी रिएक्शन O2 से करके इसको SO3 में चेंज कर देते हैं। इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज होता है इस स्टेप के लिए, V2O5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो सेकंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5 vanadium pentoxide. This step is very important. अब थर्ड स्टेप, absorption of SO3 in H2SO4। तो जो आपका SO3 है इसको H2SO4 से रिएक्ट करते हैं और हमें मिलता है H2S2O7। इसे कहते हैं हम ओलियम। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखो वो कितना इजी स्टेप है, इसके बाद सल्फर बन जाता है। समझो जरा ध्यान से। तो अगर कोई आपसे पूछे भी कांटेक्ट प्रोसेस में यूज होने वाली रिएक्शंस बताओ, तो कांटेक्ट प्रोसेस सबसे पहली बात सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है। ये 3 स्टेप में है। पहले सल्फर को SO2 में चेंज करते हैं, फिर SO2 को SO3 में चेंज करते हैं, फिर जो हमारा SO3 है इसको H2SO4 से रिएक्ट करके H2S2O7 में चेंज करते हैं, विच इज ओलियम। उसके बाद क्या होता है, ओलियम को मॉइस्चर में डाल देते हैं, वाटर में, और हमें मिल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। जस्ट कीप इन माइंड डी स्टेप में H2S2O7 इसको हम वाटर में डाल देते हैं। जैसे हमने वाटर में डाला तो ये बन जाता है 2H2SO4। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि सर इस मेथड में H2SO4 डाल रहे हैं, H2SO4 बन रहा है, तो देखो क्या है इसका कंसेप्ट। यहाँ पे जो हमने H2SO4 डाला है ना, ये कम अमाउंट में है या इम्प्योर टाइप में मान लो। जैसे 1 मोल है तो यहाँ 2 मोल बन गया, यानी आप 10 लीटर डालोगे तो 20 लीटर बन जाएगा और ये हाईली प्योर बनता है इसमें, ठीक है ना। इस मेथड में हाईली प्योर बनता है, ये इम्प्योर फॉर्म में होता है और ये आपका लेस अमाउंट में होता है और आपको जो प्योर मिलता है वो इस तरह से मिलता है। अब देखो मेरे साथ साथ इसे याद कर लो, बहुत ही आसान है।
कि व्हाट आर द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन कांटेक्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले कांटेक्ट प्रोसेस वी प्रिपेयर H2SO4। तो बहुत ही आसान है, पहले H प्लस O2 SO2 बनेगा, फिर SO2 की O2 से रिएक्शन करेंगे SO3 बनेगा, SO3 को स्मॉल अमाउंट H2SO4 से ट्रीट करेंगे, ओलियम बनेगा, ओलियम को मॉइस्चर या वाटर में डाल देंगे जिससे हमें H2SO4 मिल जाएगा मोर अमाउंट में। सो जस्ट नोट इट डाउन एंड लर्न इट फास्ट बेटा। इसे नोट कर लीजिए, नोट करके इसे लर्न कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो याद करो, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, सो जस्ट लर्न इट। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लो जी, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ SO बॉन्ड फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल। आर SO बॉन्ड इन मॉलिक्यूल इक्वल? तो देखो जो SO2 है, अगर आप इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरह से बनेगी, और एक सेंटर एटम पे एक लोन पेयर होगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। अब जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया। अब आपने देखा होगा कि जब भी शिफ्टिंग होती है तो यहाँ पे +1 का कंसेप्ट लग गया, तो जहां जहां पे रेजोनेंस होती है वहां पे बॉन्ड लेंथ सेम होती है। तो देखो आंसर क्या है, बोथ SO बॉन्ड आर कोवलेंट एंड हैव इक्वल स्ट्रेंथ ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बस ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर लिखा जाएगा, इट्स सिंपल, आप इसे लिख लीजिए, वेरी वेरी सिंपल। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप बेटा साथ साथ लिखते भी रहिए। हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस डिटेक्ट कैसे करोगे। तो उसके लिए केमिकल टेस्ट बताया हुआ है। क्या है केमिकल टेस्ट? कि पोटेशियम डाइक्रोमेट लो, H2SO4 डालो, जहां पे आपको लग रहा है सल्फर डाइऑक्साइड है वहां पे ये केमिकल यूज करो। जैसे ये केमिकल यूज करोगे तो आपका वो टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर बन जाएगा। तो अगर ग्रीन ग्रीन कलर बन गया इसका मतलब SO2 है, नहीं बना तो नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड? तो जैसे हम लैब में टेस्ट करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे और अपना H2SO4 उसमें डालेंगे और सल्फ या जो भी गैस होगी वो डालेंगे, अगर SO2 होगा तो आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा। अब देखो, the presence of SO2 is detected by bringing a paper dipped in acidified potassium dichromate near the gas. If paper turns green, it shows the presence of SO2 gas. Very very important कि आप SO2 की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और मैंने ये ऑलरेडी क्वेश्चन की फॉर्म में, आंसर की फॉर्म में दे दिया। बेटा नोट्स बनाना प्रॉपर, देखो समझ तो आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। नोट्स बनाना और प्रॉपरली याद करना, वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, नोट्स बना के प्रॉपर याद भी करो। लेट अस लर्न नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मूव अहेड। अब देखो कैसे क्या होता है। अब हम चलते हैं और आगे, तो SO2 से ही रिलेटेड चीजें आ गई और उसकी प्रॉपर्टी आ गई और उससे रिलेटेड काफी चीजें आ गई, कहाँ कहाँ पे क्या क्या उसका फंक्शन है। अब आप इसे समझिए जरा ध्यान से। सबसे पहले SO2 बनता कैसे है? सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन कर दो, SO2 बन जाएगा, और ये पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सल्फाइड, सल्फाइड होता है SO3-2 विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये H वहां से मिल जाएगा और SO2 बन जाएगा। सो दिस रिएक्शन यू कैन कीप इन माइंड। इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं? आयरन सल्फेट लेते हैं, आयरन सल्फाइड उसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। तो इजी है, हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन वाला पढ़ा हुआ है तो वहां से ये हो जाएगा। फिर आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया हुआ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ ली। प्रॉपर्टी में क्या बता रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल होता है जो हमें मतलब जो स्मेल अच्छी नहीं लगती ना जनरली, वो पंजेंट स्मेल हो गई। आप ऐसे समझ सकते हो पंजेंट स्मेल कैसे आती है, जो पब्लिक वॉशरूम से स्मेल आती है ना, इस तरह की स्मेल आप समझ सकते हो। is highly soluble in water and its aqueous solution is acidic in nature and true blue litmus to red। तो आप देखो यहाँ पे जो भी चीजें हैं ना नॉर्मल है, आपने पढ़ना है, ध्यान में रखना है, दैट्स इट। और इस पे जो पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने ऊपर करवा दिए, तो ये आप इसे नॉर्मल इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा या फिर आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, इट्स सिंपल, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब हम आते हैं आगे। Uses: sulfur dioxide is used in refining petroleum and sugar, in manufacturing of sulfuric acid, calcium hydrogen sulfide, sodium metasulfide, as anti-clor, disinfectant and preservative, in bleaching wool and silk। bleaching होता है जो चीजों को चमकाने के काम आता है।
अब देखो यहाँ पे एक और चीज आ गई। अब ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप इसे समझिए, ये आपका ग्रुप 16 से है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब ये जनरल चीजें हैं। डिहाइड्रेटिंग होता है जो मॉइस्चर को बाहर निकाल देता है। डिहाइड्रेटिंग वो होता है जो मॉइस्चर को बाहर निकाल दे। मैनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड provided gas do not react with the acid. Sulfuric acid remove water from organic compound. It is evident by its charring action on carbohydrate. Charring होता है जैसे कोई चीज जल जाए ना, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट पे H2SO4 डालो तो इसका ना वाटर निकाल देता है बाहर, सिर्फ कार्बन कार्बन रह जाता है, जिसे हम कहते हैं कैरिंग इफेक्ट। कैरिंग इफेक्ट, थोड़ा जलने जैसी स्मेल आती है। ठीक है। अब ये जो तीन रिएक्शंस है ना, ये कई बार पेपर में आई हुई हैं। जैसे कॉपर की कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर की कंसंट्रेटेड H2SO4 से करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन की कंसंट्रेटेड H2SO4 से करेंगे तो क्या बनेगा। ये चार के चार रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कॉपर से यूज किया तो कॉपर सल्फेट SO2 बना, साथ में वाटर। सल्फर से किया तो SO2 एंड वाटर बना। कार्बन से किया तो CO2 SO2 एंड H2O बन गया। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे, hot concentrated sulfuric acid is moderately strong oxidizing agent. In this respect, it is intermediate between phosphoric and nitric acid. Both metals and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid, और यहाँ पे reaction दिखाई है and they are reduced to SO2. अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। मेंशन 3 एरिया इन विच H2SO4 प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो ये वाला आपका एक तरह से मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो आपने याद रखना है। फिर कहते हैं राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ H2SO4 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो स्टेप नंबर 2 था जिसमें हम V2O5 यूज कर रहे थे, कैटालिटिक स्टेप। तो राइट द कंडीशन यूजिंग कैटलिस्ट V2O5। लो जी ध्यान से देखो क्या बता रहा हूँ। ये वाला तो आप बुक में ढूंढ के पढ़ लीजिए। ये एरिया ही पूछे कहाँ कहाँ पे होता है, लैब में होता है, केमिकल्स बनाने के लिए यूज होता है, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, इसकी हेल्प से और कई केमिकल्स बनते हैं। तो थोड़ी स्टोरी राइटिंग है। फिर ये वाला क्वेश्चन है कि मैक्सिमाइज द यील्ड। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमने कैटलिस्ट यूज किया था V2O5 वैंडियम पेंटाऑक्साइड। तो आपने ये बताना है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम स्टेप 2 में जब SO3 बनाते हैं तो हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं V2O5। ये जो कैटलिस्ट है ना, इसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस फास्ट होता है। अब एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे मैंने रेड बॉक्स में डाला हुआ है। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए अभी और इसे मैं समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है। Why is Ka2 lesser than Ka1 for H2SO4? अब मैं इसे समझा रहा हूँ, जरा समझो ध्यान से, ध्यान से समझना। जैसे H2SO4 है, अगर ये टूट जाए तो ये क्या बनाएगा, 2H प्लस एंड SO4 - 2। अगर सल्फ्यूरिक एसिड टूट जाए तो ये 2H प्लस और क्या बनाएगा, SO4 - 2। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, H2SO4 जब टूटेगा ना तो सबसे पहले एक H बनाएगा। दोनों H एक साथ नहीं बनते, सबसे पहले एक H बनाएगा, इसे हम कहते हैं Ka1। पहला H बनाने को Ka1 मतलब स्टेप। और ये बहुत जल्दी बनता है। बहुत जल्दी बनने का मतलब ये ज्यादा बनेगा, यानी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो ये है ना, ये रेजोनेंस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबल। तो रेजोनेंस स्टेबल होने से ये वाला H प्लस जल्दी बनता नहीं है, बहुत टाइम लेता है, और ये होता है Ka2 और इसकी वैल्यू हो जाती है बहुत कम। मतलब ये बहुत देर से बनता है तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन है, पहला प्रोसेस। तो क्वेश्चन भी यही है कि why is Ka2 lesser than Ka1। Ka1 मतलब पहला H प्लस जब बनता है वो जल्दी बनता है, तो जल्दी बनेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बना, प्रोडक्ट ज्यादा बना तो K की वैल्यू ज्यादा। इसी तरह से HSO4 जो है उसके बाद सेकंड करना है तो ये रेजोनेंस स्टेबल हो जाता है। रेजोनेंस स्टेबल होने के कारण ये सेकंड H प्लस जल्दी बनाता ही नहीं है और इसकी वैल्यू होती है लेस, क्योंकि ये जल्दी बनता ही नहीं है। इट इज नॉट फॉर्मिंग दीज आयंस क्विकली, धीरे धीरे बनाता है, स्लो प्रोसेस है। तो Ka की वैल्यू कम होगी, यानी ये कम तो Ka कम। K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, फर्स्ट एसिड, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेकंड एसिड। तो इसकी वैल्यू होती है ज्यादा। अब आंसर पढ़ो, ये लिखना पड़ेगा और ये आंसर है। देखो H2SO4 is very strong acid in water and largely because of its first ionization energy, क्योंकि इसका पहला आयनाइजेशन एनर्जी बहुत जल्दी H रिलीज करता है। एंड HSO4
द आयनाइजेशन ऑफ HSO4 नेगेटिव टू H3O। H3O का मतलब होता है H प्लस को ही कहते हैं, एंड SO4 माइनस इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ये धीरे धीरे बनता है, तो जो Ka की वैल्यू है वो लेस है। चलो इसे नोट करो एंड रिएक्शन नोट करो, थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कैसे लिखना है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, वाई Ka2 इज लेसर देन Ka1 फॉर H2SO4, तो आप ऐसे लिखिए, सबसे पहले ये लिख दीजिए। ये लिखने के बाद नीचे लिखो, एज शोन इन द reactions, H2SO4 is a strong acid. It releases its first H plus ion very quickly, and hence Ka1 is more. During the formation of first H plus ion, HSO4 negative is formed, which is stable, which is resonance stabilized. Hence, it release less H plus ion, very very small H plus ion because of resonance. Hence, Ka2 is less. That's it. बस इतना ही लिखना है। थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी सिंपल तरीके से एक लिखी हुई है, मिनट साथ में हमने ये रिएक्शंस डाल दी। हाँ बेटा बोलिए। सर, ये तो मतलब हमने इस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ K2 K1 से ज्यादा क्यों है, लेकिन ये मतलब दो स्टेप्स में है क्यों, एक पूरे मतलब सिंगल स्टेप में ये फॉर्म क्यों नहीं होता? हाँ, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या होता है, जब भी कभी रिएक्शन होती है ना, जब भी कभी रिएक्शन होती है, तो हमने नॉर्मल पढ़ा हुआ है कि हम इसको डायरेक्ट दिखा देते हैं ऐसे। हम तो डायरेक्ट दिखा देते हैं ना ऐसे, समझना जरा ध्यान से। डायरेक्ट दिखा देते हैं, बोलो यस और नो। ऐसे यस हम सर। डायरेक्ट दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, जब आप डालते हो इन्हीं कंपाउंड्स को पानी में, तो हम तो शॉर्ट में ना पूरा कंप्लीट दिखाते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, पहले H2SO4 HSO4 में चेंज होता है, यानी एक H निकलेगा, फिर दूसरा H निकलेगा, ऐसे होता है एक्चुअल में, ये प्रोसेस होता है, इसलिए हमें ऐसा बताना पड़ा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहला एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इकट्ठे सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो। आई थिंक, एम आई क्लियर? समझ में आ गया क्या कह यस। रहा हूँ? मैं फिर से हाँ बताता जी, हाँ हूँ, जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा। कि जो H2SO4 है, ये दो H इकट्ठे बनाना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि अभी तक जो भी हमने सीखा है ना, तो हम वो डायरेक्ट लिख देते हैं, बट ये क्वेश्चन ऐसा है, K1 और K2 के बारे में पूछा है, उसने इसका डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने पूछा ये दो अलग अलग कैसे बनते हैं, उसके बेस पे है। तो होता क्या है एक्चुअल में, जो H2SO4 है, पहले एक H बनाएगा, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरा H बनाएगा, तो इसी की बात हो रही है। अगर इसकी किसी और से कंपैरिजन होती तो हम सीधा 2H ले लेते, बट इसका खुद के साथ ही कंपैरिजन कर दिया है। Ka1 का मतलब है फर्स्ट H प्लस, Ka1 का आप यहाँ से मतलब समझ लो फर्स्ट H प्लस, Ka2 का मतलब है फर्स्ट, मतलब सेकंड H प्लस, तो इसलिए हमें यहाँ पे अलग अलग बताना पड़ा। अगर इस क्वेश्चन को किसी और के साथ पूछता तो हमने सीधा 2H लिख देना था, बट ये इसी के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ H2SO4 के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए हमने लिखा कि पहला H प्लस तो इजिली बनता है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बट पहला H प्लस बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है HSO4 नेगेटिव, ये स्टेबल होता है। स्टेबल होने के कारण ये जल्दी H प्लस नहीं बनाता, तो जल्दी नहीं बनाता तो Ka2 की वैल्यू कम हो गई। आई होप नाउ आई एम क्लियर। यस। तो इतना। यस।